हेलो फ्रेंड्स, ये न्यू वीडियो आपके लिए है। अगर आप नई कार खरीदना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। कोई ऐसी बात तो नहीं है जो स्लिप हो गई तो बाद में आपको पछताना पड़े। तो बहुत सारी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको कार खरीदनी है तो किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको ये डिसाइड करना है कि आपको गाड़ी कौन सी खरीदनी है, पुरानी खरीदनी है, नई खरीदनी है। ये भी बजट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका पैसा कितना है। तो ये अभी हम लिस्ट देख रहे हैं, इसके बाद एक एक पॉइंट पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। हमारी गाड़ी कैसी हो, छोटी हो, बड़ी हो, फ्यूल टाइप कैसा हो, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, ठीक है, ऑटोमेटिक, आजकल तो इलेक्ट्रिक गाड़ी आ रही है, गियर बॉक्स कैसा हो, और मैनुअल गियर बॉक्स हो या ऑटोमेटिक हो, हमारी गाड़ी कौन सी कंपनी की हो, मारुति, हुंडई, टाटा, ऐसी हमें डिसाइड करना होता है। और उसमें भी अलग अलग टाइप के मॉडल्स आते हैं और कार का कलर। तो इन सब बातों पर हमें ध्यान देना होता है। तो हम एक एक करके डिटेल में देखते हैं और आपको भी लगेगा हाँ यार ये सीक्वेंसिंग है। अगर इस सीक्वेंसिंग के हिसाब से हम सोचेंगे तो हम एक सही कार डिसाइड कर पाएंगे कि हमारे लिए कौन सी कार सूट करती है। क्योंकि इतनी सारी कार मार्केट में अवेलेबल है कि आपको कंफ्यूजन हो जाएगी कि यार कौन सी गाड़ी खरीदें, क्योंकि गाड़ी तो बहुत सारी पसंद आ जाती है। सबसे पहला काम है कि हमें बजट डिसाइड करना है गाड़ी के लिए। देखिए, कार तो बहुत अच्छी महंगी महंगी ही पसंद आएंगी हमें, लेकिन हमें एक प्रैक्टिकली सोचते हुए एक सही बजट डिसाइड करना चाहिए कि हम गाड़ी के ऊपर कितना खर्चा करने वाले हैं। कई बार हम लोग जरूरत की के हिसाब से कार खरीदने की जगह लोगों को दिखाने के हिसाब से कार खरीदते हैं कि कार हमारी जितनी बड़ी होगी, जितनी अच्छी होगी, जितनी महंगी होगी, मार्केट में, सोसाइटी में उतना ही हमारा स्टैंडर्ड अप होगा। लेकिन ये कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा ये बात सही नहीं है। क्योंकि हर इंसान आपको जानता है, उसी को फर्क पड़ेगा। जो नहीं जानता उसे क्या फर्क पड़ेगा, और जो आपको जानता है वो आपके बारे में पता लगा सकता है। ब्रांड वैल्यू आप केवल गाड़ी के हिसाब से नहीं बना सकते, आपकी अपनी एक ब्रांड वैल्यू है जो एक सामान थोड़ी ना डिसाइड करेगा। तो इसलिए आप अपनी पॉकेट के हिसाब से जरूर देखें, वरना लोग यही कहेंगे कि यार उसकी औकात तो है नहीं और आपने महंगी गाड़ी खरीद ली। या आप बहुत महंगी कार खरीद सकते हैं और आप वो ना खरीद कर बहुत सस्ती गाड़ी खरीदते हैं तो आपको कहेंगे कंजूस है ये। तो लोगों को तो काम है कहना, लोगों के हिसाब से आप मत चलिए, आप अपने दिल की सुनिए। जो आपका दिल कहता है, जो आपका जेब कहती है, उसके हिसाब से। तो बजट डिसाइड करिए कि आपकी गाड़ी में कितना खर्चा होना चाहिए। आप कितना कमाई करते हैं, आपको लमसम पेमेंट करना है, आपको इंस्टॉलमेंट में देना है, ये सारी बातें आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। आइडियली वैसे हमें क्या करना होता है, अपनी जो मंथली अर्निंग है, अगर हम इंस्टॉलमेंट में जा रहे हैं तो मंथली अर्निंग का आप देखें, लोग कई बार क्या करते हैं, मंथली अर्निंग का 50% इंस्टॉलमेंट, कार की इंस्टॉलमेंट में चला जाता है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। कोशिश करें कि अपनी अर्निंग का 10%, 15% से ज़्यादा कार की इंस्टॉलमेंट में ना जाए। क्योंकि अगर किसी वजह से कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं कोई पैसे की जरूरत पड़ जाती है, तो आप परेशानी में आ जाएंगे। तो अच्छे से समझदारी से डिसीजन लीजिए और बजट अपना सही सोच समझकर लगाइए, निकालिए कि अपनी एलोकेट करिए कि गाड़ी के लिए मुझे इतना खर्चा करना है। लमसम देना है या इंस्टॉलमेंट में। अगर इंस्टॉलमेंट में देना है तो आपको लोन लेना पड़ेगा। लोन लेना है तो आपका सिविल स्कोर, ये वो सब देखना पड़ेगा। अगर आपका अच्छा सिविल स्कोर है तो आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन मिल जाएगा, वरना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। और आपको पुरानी कार खरीदनी है तो वहाँ ज़्यादातर लमसम में पैसा देना पड़ता है, और अगर नई खरीदनी है तो वहाँ पर तो इंस्टॉलमेंट में भी काम हो जाता है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको नई कार खरीदनी है या पुरानी कार खरीदनी है। अगर आपका यूसेज ऐसा है कि बहुत ज़्यादा यूज़ आपको नहीं करना है गाड़ी को, बहुत थोड़ी सी गाड़ी चलती है, और लंबे समय तक आप, मतलब बहुत ज़्यादा गाड़ी नहीं चलती है, तो आप सेकेंड हैंड गाड़ी के बारे में भी सोच सकते हैं। क्योंकि आपको कोई बहुत ज़्यादा रन नहीं है तो बहुत ज़्यादा खर्चा क्यों करें हम।
और अगर आपकी बहुत ज़्यादा अच्छे से गाड़ी चलती है और आप लंबे समय के लिए रखना चाहते हैं, 8 साल 10 साल के लिए, 7-8 साल के लिए, और गाड़ी काफ़ी चलने वाली है, तो आप नई कार की तरफ भी जा सकते हैं। तो सोचिए, समझिए, अपने दिल से पूछिए, अपनी जेब से पूछिए कि नई कार खरीदनी है या पुरानी कार खरीदनी है। लोन के लिए बात करिए, कितने का लोन मिल रहा है आजकल, इंस्टॉलमेंट कितनी बैठेगी, कहाँ से लोन लें, ये भी ध्यान रखें। और अगर सेकेंड हैंड कार खरीदनी है तो भी कहाँ से लें, क्योंकि आजकल ऑनलाइन और ऑफलाइन बहुत सारे ऑप्शंस है कार खरीदने के लिए। तो कौन सा ईयर आपको सूट करता है, क्योंकि 1-2 साल पुरानी कार ही बहुत सस्ती मिल जाती है, 2-3 लाख रुपए सस्ती भी कई बार मिल जाती है। तो वो एक समझदारी भरा डिसीजन हो सकता है, क्योंकि वो नई कार जैसी होती है, लमसम आपके पास पैसा है, एक कार आप 10 लाख रुपए की नई खरीद सकते हैं, और वैसी ही 1 साल 2 साल पुरानी कार आपको 2-3 लाख रुपए सस्ती मिल जाएगी। तो वहां पर भी आप पैसा बचा सकते हैं, वो नई जैसी ही कार होती है। लेकिन अगर आपकी दिली इच्छा नई कार खरीदनी है तो दिल की सुनो, अगर पॉकेट अलाउ नहीं करती है तो सेकेंड हैंड ले लो, बिल्कुल ही पॉकेट अलाउ नहीं करती है तो थोड़ा और 5-6 साल पुराना मॉडल देख लो। ये ध्यान से सोच समझ के डिसाइड करो। ठीक है, आपकी गाड़ी का यूसेज, आप कार कितने समय के लिए रखने वाले हो, लंबे समय के लिए रखने वाले हो या थोड़े समय के लिए रखने वाले हो। अगर आपको 2-3 साल में ही बेच देना है तो आप पुरानी कार भी ले सकते हैं, उसमें इतना वैल्यू डेप्रिशिएट नहीं होगा, नई कार की वैल्यू बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट हो जाएगी। तो इस बात का भी ध्यान रखिए। यूसेज जरूर देखना पड़ेगा कि आपकी बहुत ज़्यादा यूज़ है, बहुत ज़्यादा यूज़ है, बहुत ज़्यादा गाड़ी चलेगी तो नई कार खरीदिए, और या नई जैसी सेकेंड हैंड खरीदिए। वो बहुत कम यूज है तो थोड़ी पुरानी कार से भी काम चल सकता है। ठीक है, तो कितने समय रखना है, ये सारी बातों का ध्यान रखिए। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, हमें ये डिसाइड करना है कि हमें कार कौन सी खरीदनी है, नई पुरानी। पुरानी खरीदनी है तो नई जैसी पुरानी खरीदनी है 1-2 साल, या बहुत पुरानी 5-6 साल पुरानी खरीदनी है। पैसा उसी हिसाब से आपका खर्च होगा। तो बजट और नई या पुरानी कार, तो अगर हमने ये सोच लिया कि हमारा कितना बजट है और हम नई कार खरीदना या पुरानी कार खरीदना चाहते हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा कि पुरानी कार में बजट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नई कार में आजकल लोन है, इंस्टॉलमेंट है, तो इतना फर्क नहीं पड़ता। तो नई कार में 2-3 लाख रुपए ऊपर नीचे आप बजट को कर सकते हो। अगर आप 10-12 लाख की कार खरीद रहे हो और अगर आप 20-25 लाख की खरीद रहे हैं तो 4-5 लाख भी ऊपर नीचे हो सकता है। छोटी कार खरीद रहे हैं तो 1-आध लाख ऊपर नीचे हो सकता है। इन शॉर्ट 10-20% ऊपर नीचे आपका बजट हो सकता है, और भी ज्यादा अगर आप लोन ले रहे हैं, नई कार खरीदने के लिए जा रहे हैं। पुरानी कार के लिए भी लोन ले सकते हैं, लेकिन वो लोन थोड़ा सा आपको महंगा मिलेगा। तो आपने डिसाइड कर लिया ना, नई कार खरीदनी है या पुरानी, और कितना बजट है। अब हम आगे बढ़ते हैं और स्टेप 2 पर आते हैं कि आपकी कार, आपकी ड्रीम कार, आपको जो कार बहुत ज्यादा पसंद है वो कौन सी है। लेकिन जो ऑलरेडी कार पसंद है, केवल उसी पर आंख बंद करके ना खरीद लें। उस जैसी और मार्केट में जो कार अवेलेबल है, या आपके बजट के हिसाब से जो और कार अवेलेबल है, उनको जरूर देखिए, थोड़ा सा समय लगाइए। मैं और वीडियो दे दूंगा आपको, वीडियो अपलोड कर दूंगा अलग अलग टाइप की गाड़ी कौन सी है, हैचबैक, कॉम्पैक्ट सीडान, सीडान सीडान कॉम्पैक्ट, एसयूवी, एसयूवी, एमयूवी, लग्जरी कार। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारी गाड़ियां हैं ऑप्शन में, और इनमें भी बहुत सारा कंपटीशन है, अलग अलग कंपनी के मॉडल्स हैं। तो इसके ऊपर मैं वीडियो और बनाने वाला हूँ आगे, ताकि आपको, और हैचबैक एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें केवल हैचबैक ही होगी, एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें केवल कॉम्पैक्ट सेडान के बारे में बताऊंगा। तो हैचबैक होती क्या है, हैचबैक का मतलब, जैसे आपको पता ही होगा, वैगन आर हो गई है ना, या फिर स्विफ्ट हो गई, तो ये सब हैचबैक में आ जाती हैं। तो ये गाड़ियां आप i10, i20 हुंडई के हिसाब से देखें, है ना, तो ये हमारी कौन सी है, हैचबैक आ जाती है। ये स्टार्टिंग रेंज होती है गाड़ियों की, और इसमें भी थोड़ी प्रीमियम हैचबैक भी होती है और थोड़ी सस्ती भी आ जाती है। जैसे ऑल्टो वगैरह देखेंगे तो वो थोड़ी सस्ती हो जाती हैं, और थोड़ी प्रीमियम में i20 वगैरह आ जाती है, तो थोड़ी प्रीमियम में जो 8-10 लाख की रेंज के आसपास पहुंच जाती है, और कुछ शुरुआती 4-5 लाख की रेंज में भी रहती है। तो आपको हैचबैक पसंद है या नहीं, इसके अलग अलग फायदे होते हैं। जगह कम लेती है, अफोर्डेबल होती है ना, आप छोटी फैमिली के लिए बहुत अच्छी गाड़ी रहती है।
जो पहली बार गाड़ी ले रहे हैं उनके लिए भी ये आइडियल रहती है। सबसे ज़्यादा मार्केट में यही बिकती है, लेकिन इसमें सामान थोड़ा कम आता है। ज़्यादा लोग बैठना चाहेंगे तो बैठ ही नहीं पाएंगे। थोड़ा आपका स्टैंडर्ड अगर अच्छा है, आप थोड़े अच्छा सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, तो हो सकता है आपको शो ऑफ करने के लिए गाड़ी उतनी अच्छी ना लगे। कॉम्पैक्ट सेडान की बात कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट सेडान होती है जो इनिशियल रेंज की लंबी गाड़ी आती हैं, जैसे कि हम स्विफ्ट डिज़ायर की बात करते हैं, है ना। स्विफ्ट डिज़ायर हो गया, और हम होंडा में अमेज की बात कर सकते हैं। तो इस तरीके की गाड़ियां हैं जो सीडान है, लंबी गाड़ियां हैं, लेकिन स्टार्टिंग रेंज की और बहुत लंबी गाड़ी नहीं है, 4 मीटर के अंदर अंदर की है, तो वो हमारी कॉम्पैक्ट सीडान आ जाती है। तो आपको ये पसंद है। इसके अंदर फ़ायदा होता है, सामान रखने की भी जगह मिल जाती है, थोड़ा आपका स्टैंडर्ड अच्छा दिखाई देता है। लेकिन ये थोड़ी ज़मीन से ज़्यादा लगी हुई सड़क के लगी हुई गाड़ी रहती हैं ज़्यादातर। तो थोड़ा सा अगर आप ज़्यादा घूमने जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, ऊबड़ खाबड़ रास्ते में जाते हैं, तो कभी कभी ये थोड़ी सी दिक्कत करती है गाड़ियाँ। स्पीड ब्रेकर पे जोर से लेकर ज़्यादा जल्दी से लेकर जाएंगे तो नीचे टच हो जाएंगी, क्योंकि इनका ग्राउंड क्लियरेंस उतना ज़्यादा नहीं होता है। सीडान पर आप जा सकते हैं। सीडान में थोड़ी सी आपकी अच्छे होंडा सिटी इसमें चलती है ज़्यादा गाड़ी। होंडा सिटी हो गई, हुंडई की वर्ना हो गई, है ना। और टोयोटा की भी आपको पता ही है कि सीडान आती हैं, तो ये थोड़ा सा अच्छा, स्कोडा हो गई उसकी भी आती है। तो सीडान में आप, अगर आपका बजट 12, 15, 20 लाख है, तो आप यहाँ से शुरुआत अच्छी सीडान पर आप सोच सकते हैं। फिर कॉम्पैक्ट एसयूवी आती हैं। कॉम्पैक्ट एसयूवी आती हैं जो एसयूवी स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, बिल्कुल जैसे होता था ना कि पहले तो सपना होता था क्योंकि बहुत महंगी होती थी, लेकिन अब तो सस्ती भी आ गई है। 10 लाख के आसपास की भी बहुत अच्छी अच्छी कॉम्पैक्ट एसयूवी आती है। इसमें जैसे मारुति की ब्रेजा हो गई, और हुंडई की वेन्यू हो गई। अब टाटा की पंच भी है स्टार्टिंग रेंज। इसमें तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है, काफ़ी गाड़ियां इसमें आ रही हैं। और एसयूवी होती हैं जो एक्चुअल में एसयूवी हैं, जो आप कह सकते हैं कि महिंद्रा की आप थार देख सकते हैं, और एक्सयूवी 700 देख सकते हैं। एसयूवी में आप फॉर्च्यूनर देख सकते हैं, अच्छी गाड़ी है। हुंडई की क्रेटा है ना। किया की सेल्टोस है। तो इस रेंज में 15, 20, 25, 30 लाख की रेंज की गाड़ियां आती हैं। अच्छी गाड़ियां होती हैं जिसमें आप ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा होता है, 4x4 भी होती है ड्राइविंग कई मॉडल में। तो आप घूमने के बहुत शौकीन हैं, पहाड़ों में जाते हैं, रास्ता खराब है, कोई टेंशन नहीं है इस गाड़ी में, तो आप इस गाड़ी को पसंद कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल से जो न्यू जनरेशन होती है उसको तो सपना ही होता है कि एक इस टाइप की गाड़ी ली जाए जो अच्छी खासी लंबी चौड़ी हो, जैसे बाइक में चलती है ना बुलेट, लोगों को पसंद आती है। उसी टाइप से एसयूवी में आपको इनमें से ऑप्शन लेना होता है। एमयू मल्टी यूटिलिटी व्हीकल आ जाती है, जहाँ पर ज़्यादा लोग आराम से, वो बनी ही इस तरीके से है गाड़ी की, उसमें ज़्यादा लोग आ सकते हैं। लेकिन इसमें जैसे इनोवा हो गई, और मारुति की आपको अर्टिका हो गई, तो इस तरीके की गाड़ियां। लेकिन इसके अंदर अब आप देखेंगे कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि अभी तक इसमें बहुत ज़्यादा प्लेयर आए नहीं थे, लेकिन अब किया और साथ ही साथ हुंडई इतने अच्छे अच्छे मॉडल लेकर आ रहे हैं, उनके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाकर बताऊंगा। वो बहुत ही ज़्यादा इसमें कंपटीशन आ रहा है। तो MUV ले रहे हैं, अगर आपके पास ज़्यादा फैमिली मेम्बर हैं तो वो देख सकते हैं, या फिर आप लग्जरी की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको BMW लेना है, मर्सिडीज लेना है, ऑडी लेना है, पोर्शे, कौन सी गाड़ी लेनी है, वो लग्जरी वाली हो गई। तो उसमें तो आप खुद ही इतने ज़्यादा रिसर्च कर चुके होते हैं, समझदार होते हैं,
कि आपको पता होता है कि भैया कौन सी गाड़ी कैसे लेनी है। तो आपको सबसे पहला तो ये डिसाइड करना है कि आपको इनमें से कौन सी गाड़ी चाहिए। हर गाड़ी का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, नफ़ा नुकसान होता है, किस टाइप की कार में क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ये सारी बातें सोच समझ कर करें, उसी हिसाब से डिसीज़न लें। और कई बार कार केवल आपके अकेले का डिसीज़न नहीं होता है, फैमिली का डिसीज़न होता है। तो फैमिली के हिसाब से सोचें कि आपकी फैमिली को कौन सी कार सूट करती है, ठीक है। उसके बाद फिर हमें डिसाइड करना होता है कि हमें पेट्रोल गाड़ी लेनी है, डीजल लेनी है, सीएनजी लेनी है या इलेक्ट्रिक लेनी है। अगर आपका रन बहुत 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 ज़्यादा नहीं है और एक एवरेज रन है 1000, 1500, 2000 किलोमीटर मैक्सिमम पर मंथ, तो आपके लिए आइडियल पेट्रोल की कार है, क्योंकि आपके पेट्रोल की गाड़ी की जो लाइफ है, अगर आप मेट्रो सिटीज़ में हैं तो वहाँ पर दिल्ली एनसीआर में जैसे 15 ईयर्स आपको मिल जाते हैं पेट्रोल की गाड़ी, और रेट भी इसके कम होते हैं। अगर रन आपका ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा है, 1500, 2000, 2500 पर मंथ किलोमीटर्स पर मंथ से भी ज़्यादा आपका रन है, तो फिर आपको ऑल्टरनेट फ्यूल के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये आपकी महंगी होती हैं पेट्रोल के मुकाबले। जैसे डीजल या सीएनजी की गाड़ी या इलेक्ट्रिक तो और भी बहुत ज़्यादा महंगी है। तो ये तभी आपको सूट कर सकती हैं जब आपकी रन बहुत ज़्यादा हो। अगर रन ज़्यादा नहीं है तो आप कैलकुलेशन, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, कैलकुलेशन पूरी डिटेल में बताऊंगा। लेकिन उस कैलकुलेशन का सार ये है कि 2500, 2000 टू 2500 किलोमीटर तक का रन है पर मंथ, तो आपको पेट्रोल ही सूट करेगी। ये महंगी नहीं पड़ेगी, सस्ती पड़ेगी। हाँ, बार बार पेट्रोल डलवाने का खर्चा थोड़ा सा लगता है कि यार बार बार खर्चा हो रहा है, लेकिन ओवरऑल ये सस्ती पड़ेगी। और डीजल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक अगर आपकी ज़्यादा रन है तो उस हिसाब से आपको चलेगा। डीजल, सीएनजी या इलेक्ट्रिक भी ऑप्शन अवेलेबल है। इलेक्ट्रिक होगी तो आपको देखना है कि चार्जिंग कैसे होगी, अभी नया हमारे सामने है। आप बिल्कुल मेट्रो सिटी से बाहर नहीं चलते, लोकली करते हैं ड्राइविंग, तो आपके लिए इलेक्ट्रिक भी सूटेबल हो सकती है। सीएनजी भी आप दिल्ली एनसीआर में या मेट्रो सिटी में जहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको सीएनजी मिलेगा। कहीं और सीएनजी के अपने बड़े नुकसान है, फ़ायदे भी है, सस्ता तो है, लेकिन अगर आप कहीं दूर चले जाएंगे वहाँ या तो आपको सीएनजी पेट्रोल, सीएनजी स्टेशन मिलेगा नहीं, रिफिलिंग स्टेशन मिलेगा, तो वहाँ पर रेट भी बहुत ज़्यादा है और उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। पता चला आप एक एक घंटा आपको क्यू में लग रहा है कि आपको सीएनजी रिफिलिंग कराना है, तो ये एक सेंसलेस है अगर आपके पास टाइम नहीं है तो, ठीक है ना। डीजल और पेट्रोल दो मोस्ट अफोर्डेबल या मोस्ट फेमस पॉपुलर फ्यूल टाइप हैं जो ज़्यादातर लोग लेते हैं। डीजल इंजन की गाड़ी में पावर कम, टॉर्क ज़्यादा होता है, आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है ना। लाइफ इसकी केवल 10 साल की है, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे मेट्रो सिटीज़ में, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 5 साल जो है मेजर, इतना ज़्यादा मेजर, एक तो ये 1-2 लाख रुपए महंगी भी होगी और ऊपर से 5 साल का डेप्रीशिएशन, तो आप देखेंगे कि हमें 1 से 2 लाख रुपए मतलब इतनी ज़्यादा महंगी पड़ जाती है ये कि 2500 किलोमीटर पर मंथ से ज़्यादा का रन है तभी हम इसके बारे में सोच सकते हैं, वरना तो सोचना भी इसके बारे में नहीं चाहिए। एनवायरनमेंट के हिसाब से भी पेट्रोल, सीएनजी इन कंपेयर टू डीजल बहुत अच्छी है, क्योंकि डीजल से एनवायरनमेंट को भी बहुत लॉस होता है। इसके बाद जब हमने ये डिसाइड कर लिया, सबसे पहले क्या डिसाइड किया कि हमें नई कार खरीदनी है, पुरानी और बजट। उसके बाद हमने क्या डिसाइड किया था, किस टाइप की गाड़ी चाहिए, बॉडी टाइप कैसा चाहिए। फिर हमने क्या डिसाइड किया कि हमें फ्यूल टाइप कौन सा चाहिए। फिर हम क्या डिसाइड करने वाले हैं, फिर हम डिसाइड करने वाले हैं कि हमें गियर बॉक्स कैसा चाहिए। जो गियर बॉक्स होगा वो मैनुअल भी हो सकता है। मैनुअल मतलब जो हमेशा ज़्यादातर यूज़ करते हैं, क्लच दबाया और गियर बदला, वो वाला मैनुअल होता है। ये सबसे सस्ता होता है। इसके फ़ायदे बता देता हूँ, इसकी भी डिटेल एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। इसमें क्या फ़ायदा रहता है कि हमारे हिसाब से गाड़ी चलती है, तो एक तो सबसे सस्ता होता है, रिपेयर मेंटेनेंस बहुत कम होती है, सस्ती होती है।
साथ ही साथ इसके अंदर सबसे ज़्यादा फायदा ये होता है कि ये सबसे ज़्यादा एवरेज भी हमें देता है, तो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक पड़ता है। लेकिन नुकसान क्या है कि भीड़ भाड़ वाली जगह में हम परेशान हो जाते हैं, बार बार क्लच दबाना पड़ता है, पैर में दर्द हो जाती है। और एक और प्रॉब्लम है कि अगर कोई नई गाड़ी चलाना सीखता है तो उसके लिए बहुत बहुत बड़ी परेशानी है मैनुअल गियरबॉक्स, क्योंकि उसको बहुत दिक्कतें आती हैं। आपने भी जब गाड़ी चलानी सीखी होगी, झटके मारे होंगे, गाड़ी बंद हुई होगी। अब भगवान का शुक्र है कि अब हमारे पास बहुत सारे और ऑल्टरनेट ऑप्शंस आ गए हैं। आप पुराने लोग हैं, पहले से कार चलाते हैं, भीड़ भाड़ में आदत है, तो भी आप कभी ना कभी भीड़ भाड़ में क्लच दबा दबा के परेशान हो गए होंगे। तो एक और आपके लिए ऑप्शन है क्लच लेस मैनुअल, मतलब आपको क्लच नहीं दबाना है, क्लच है ही नहीं और गियर है। एक ऐसा भी आता है गियर बॉक्स जिसमें क्लच नहीं है और गियर है, केवल आपको सीधा सीधा गियर बदलना है। तो ये एक बीच का हो गया, ऑटोमेटिक और मैनुअल के बीच का हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है और ये मैनुअल के हिसाब से ही चलता है, बस क्लच का झंझट खत्म हो गया। तो ये भी बहुत एक अच्छा ऑप्शन है कि आपको क्लच बार बार नहीं दबाना पड़ता, पैर में दर्द भी नहीं होती है, केवल ब्रेक और एक्सीलेटर होता है पैर के लिए, हाथ के लिए गियर, और हम गियर चलाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो गियर के चेंज होने के साथ ही ऑटोमेटिकली क्लच अपने आप दब जाता है। तो उसके लिए क्लच दिखाई भी नहीं देता और हमें उसके लिए कुछ करना भी नहीं होता। इसके बाद ऑटोमेटिक आते हैं जहाँ पर हमें कुछ करना ही नहीं है, ऑटोमेटिकली अपने आप गाड़ी डिसाइड करके गियर चेंज करती रहेगी। और इसमें भी 4-5 टाइप के ऑटोमेटिक गियर का सिस्टम आता है जो कॉस्टिंग के हिसाब से अपने अलग अलग है और फंक्शनिंग के हिसाब से है। कुछ ऐसे हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा स्मूथली चेंज होता है तो आपको पता भी नहीं चलेगा। कुछ ऐसा है कि जो थोड़ा सा झटका लगेगा चेंज होते हुए, आपको पता चलेगा कि गियर चेंज हो गया है। तो इस तरीके से अलग अलग ऑप्शंस हैं। महंगा होता है, एवरेज थोड़ी सी कम होती है, लेकिन भीड़ भाड़ वाली जगह में जहाँ जाम रहता है वहाँ आप झंझट से मुक्ति हैं। आपको बस जैसे स्कूटी होती है ना, केवल रेस और ब्रेक का काम करना है, यहाँ पर एक्सीलेटर दबाएंगे और ब्रेक, बस आपको कुछ और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप भीड़ भाड़ वाली जगह में जाते हैं। थोड़ा सा मेंटेनेंस ज़्यादा होता है, महंगा ज़्यादा होता है, इसमें ऑयल चेंज कराना पड़ता है और साथ ही साथ एवरेज थोड़ी कम रहती है मैनुअल के मुकाबले। अब आपने ये डिसाइड कर लिया कि कौन सा चाहिए गियर। मैं तो पर्सनली आपको बताऊं कि अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं तो मैनुअल पे तो अब बिल्कुल भी नहीं जाना पसंद करूंगा यार। बहुत साल हो गए मैनुअली क्लच दबाते दबाते परेशान हो गए। अब या तो क्लचलेस मैनुअल या ऑटोमेटिक पर जाऊंगा। अब वो डिसाइड कर लिया तो फिर अब मुझे ये देखनी है कि कौन सी कंपनी की मुझे गाड़ी खरीदनी है, कौन सा मॉडल पसंद करना है। मुझे 2 कंपनी की गाड़ी पसंद आ रही है, इसकी भी, तो कौन सी कंपनी, तो उसे मुझे देखना पड़ेगा आफ्टर सेल सर्विस क्या है, मेंटेनेंस क्या है, हमारे बजट के अंदर है या नहीं, और जहाँ हम जाएंगे इधर उधर घूमने जाएंगे वहाँ पर क्या सीन है, और कितनी पुरानी है, कितना ट्रस्ट है उस कंपनी पर। तो ये सारी बातें हमें ध्यान देनी है। मारुति, हुंडई, टाटा, किया, होंडा, टोयोटा, निसान, महिंद्रा, एमजी मोटर्स है, रेनो है, स्कोडा, फॉक्सवैगन है, तो बहुत इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारी कंपनी है, ऑडी, BMW, मर्सिडीज, पोर्शे, ये तो सब मैंने लिखे ही नहीं है। बहुत सारी कंपनी है, आपको 50 कंपनी मिल जाएगी। तो उनमें से एक कंपनी और एक मॉडल ढूंढना है, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ही ये पॉसिबल हो पाएगा। फिर हमने जब ये डिसाइड कर लिया ये गाड़ी खरीदनी है इस कंपनी की और ये वाले टाइप की बॉडी टाइप है, सब कुछ डिसाइड कर लिया, कौन सा गियर बॉक्स है ये भी डिसाइड कर लिया, तो इसके अलावा बहुत सारे एडिशनल फीचर्स होते हैं, हमें देखना होता है कि हमें सनरूफ की रिक्वायरमेंट है या नहीं, और एलॉय व्हील्स हमें चाहिए या नहीं, बटन पुश बटन स्टार्ट हो या ना हो, कीलेस होती है कार, टच स्क्रीन हो उसके अंदर, म्यूजिक सिस्टम हो या ना हो, एयरबैग मिनिमम तो अब जो है उसके अलावा कितने हैं, सेफ्टी की रेटिंग क्या है, अगर आप सेफ्टी को लेकर ज़्यादा ध्यान रखते हैं, 4x4 की ड्राइविंग है या नहीं, सेंट्रल लॉकिंग आती है, पावर कितनी है गाड़ी के अंदर, टॉर्क कितना है, क्रूज कंट्रोल है या नहीं, रियर एसी वेंट है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है, वेंटिलेटेड सीट चाहिए, रिवर्स कैमरा है, पार्किंग सेंसर्स हैं, आपको ये देखना है कि कौन से टायर में कितना हवा है ये पता चल जाए, और पीछे वाला जो बैक मिरर होता है, बैक जो है ग्लास होता है,
उसको क्लीन करने के लिए वाइपर चाहिए या नहीं। तो ऐसे बहुत 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 सारे और इसके अलावा एडिशनल फीचर्स हैं, जितना पैसा खर्च करेंगे उतना ही आप मजा लेंगे। तो इन सब को बजट के हिसाब से, पॉकेट के हिसाब से, कई बार क्या ऑप्शन आ जाता है, क्या हम दो राह पे कैसे फंस जाते हैं। एक कार ऐसी है जो मॉडल थोड़ा कम अच्छा है और जिसके अंदर सारे फीचर लेते हैं, या दूसरी जो उससे अपर मॉडल कोई और बढ़िया गाड़ी है लेकिन वो बिल्कुल बेसिक मॉडल मिल रहा है हमें, तो उसके बीच में हमें कंपैरिजन कई बार हमें चूज करना पड़ जाता है। जैसे वैगन आर का अच्छा मॉडल और स्विफ्ट का स्टार्टिंग मॉडल आपको सेम रेट में मिल जाएगा, तो आपको डिसाइड करना होता है कई बार कि वैगन आर लें या स्विफ्ट लें। आप ब्रेजा लेने जा रहे हैं तो ब्रेजा का टॉप मॉडल और क्रेटा का स्टार्टिंग मॉडल आपको सेम रेंज में मिल जाएगा, तो वहाँ पर आपको डिसाइड करने में ये होता है कि हम मतलब फुल्ली लोडेड गाड़ी चाहिए आपको, या फिर आपको हल्की ज़्यादा ऑप्शंस ना हो, एडिशनल फीचर ना हो, लेकिन बाहर से तो देखने में तो सबको अच्छी गाड़ी दिखाई देगी ना। तो इन सब बातों को भी आपको ध्यान रखना है, आप इनको भी छोड़ नहीं सकते हैं। आजकल तो वायरलेस चार्जिंग के लिए भी हो गया कि भैया हमें वायरलेस चार्जिंग चाहिए। फिर इन सब के बाद कलर आ जाता है कि कलर कौन सा हम डिसाइड करें। सेकेंड हैंड में तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन हमें नहीं मिलता, लेकिन नई कार के लिए हम ऑप्शन ले सकते हैं। हमें लाइट कलर चाहिए सबसे ज़्यादा, जैसे वाइट चलता है, या डार्क ब्लैक भी बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक रॉयल लुक आता है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा उसकी क्लीन बार बार सफाई करने की जरूरत पड़ती है। आपके पास ड्राइवर है तो आप ब्लैक कलर भी देख सकते हैं। मेटेलिक कलर होते हैं जैसे नॉन मेटेलिक, तो इसमें कलर में भी आप ध्यान से डिसीजन लेना होता है। ये लास्ट है। तो आपको वीडियो कैसी लगी? ऐसी और सोइयों वीडियो आपके पास आएंगी, कार से रिलेटेड, बाइक से रिलेटेड, मोबाइल से रिलेटेड, अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ये वीडियोस मिलती रहें। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, अगर आपको हेल्प मिली है तो ज़रूर बताएं। किसी नए टॉपिक के ऊपर आपको लगता है कि वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो मुझे बताएं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, नोटिफिकेशन ऑन करें। और नई कार के लिए आपको ऑल द बेस्ट। आप नई कार लें और फोटो हो सकें तो वो भी डालें, कमेंट करके बताएं आपने कौन सी कार खरीदी है।